Hello friends, welcome to OneOIS. Today we are going to discuss blood plasma therapy for COVID-19. इस पार्ट को रिलेट कर सकते हैं आप जीएस पार्ट थर्ड से और इस पार्ट को प्री और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से तैयार किया गया है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा थेरेपी? तो प्लाज्मा थेरेपी के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर हिडेन ने 1902 में डॉग्स और रैबिट पे दोस्तों उनके रेड ब्लड सेल्स को रीट्रांसफ्यूज करने के लिए इस थेरेपी का यूज किया था। परंतु इस थेरेपी को ह्यूमन पेशेंट पे यूज करने के लिए ह्यूमन पेशेंट पे सबसे पहले एक यूरेमिया नाम के दोस्तों एक बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर फ्लिंस के द्वारा 1909 में यूज किया गया। यह इस बीमारी में दोस्तों है ना, यूरेमिया नाम की इस बीमारी में क्या होता है, इसका सिम्टम्स होता है लो लेवल ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल की क्या होती है सर, मात्रा कम जाती है। लेकिन डॉक्टर अबेल ने जो यूएसए में के रहने वाले थे 1914 में उन्होंने बताया टू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थेरेपी। एक तो उन्होंने बताया दोस्तों कि ये प्लाज्मा थेरेपी होती है और एक उन्होंने दोस्तों एफरेसिस थेरेपी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, ये क्या है मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा थेरेपी में दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ बात और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार जो खत्म हुई थी, जैसा कि पता है दोस्तों कि 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। तो जब 1918 में हमारा वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो ये जो थेरेपी थी लगभग कुछ दशकों तक ये पूरी तरह से क्या हो सका, भुला दिया गया था। लेकिन 1914 में दोस्तों 1944 में एक स्वीडिश फिजिशियन हुए जिनका नाम था जैन जी। ठीक है, इन्होंने इस थेरेपी को फिर से रीयूज में लेकर के आया और उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही अच्छा है ना, एक बहुत ही सक्सेसफुल क्या हो सर एक्सपेरिमेंट किया एक डिजीज को ठीक करने के लिए। इस डिजीज का नाम था माइक्रोग्लोब्यूलिनेमिया। ठीक है, इस डिजीज का सिम्टम्स क्या था दोस्तों कि उसके विस्कस जो ब्लड का जो विस्कोसिटी होती है उसमें कमी, उसकी मात्रा में क्या होता है, विस्कोसिटी की मात्रा में क्या होता, इंक्रीज्ड हो गया था। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए एक ये क्या है दोस्तों, हमारा वेन है। अब इसमें ब्लड क्या होगा, फ्लो करेगा। जैसे ये ब्लड फ्लो करेगा तो क्या हुआ, इस ब्लड को, चूंकि यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, एक ब्लड को फ्लो करने वाली ये तो लिक्विड है, ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड को जब क्या हो सर, ये जब जैसे ये फ्लो होगी तो इसको क्या हो सर, एक अलग फोर्स यहाँ पे लगेगा जो इस ब्लड को फ्लो को रोकने में क्या करेगा दोस्तों, ये काम देगा, है ना। तो ये जो किसी भी फ्लूइड की जो मतलब फ्लूइड की बहने की टेंडेंसी को रोकने का जो क्या होती है प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी फ्लूइड, जैसे आप मान लो कि पानी गिरा रहे हैं, तो जैसे आपने इस सरफेस पे पानी गिरा दिया, ठीक है, जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया और पानी को गिरा दिया, तो ये क्या हो सर, इसका जो सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा, इस वाटर को आगे जाने से रोकेगा। तो इस वाटर की इस जो सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा दोस्तों, इसे ही क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। मतलब विस्कोसिटी मतलब है क्या दोस्तों, तो विस्कोसिटी हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस टू फ्लो। किसी चीज को, मतलब किसी चीज को नहीं, फ्लूइड को जो क्या हो सर फ्लो करने से है ना रोकता है, उसे हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यह जो बीमारी थी, इस बीमारी में जो पेशेंट थे उसके विस्कोसिटी क्या हो सर, उसकी मात्रा बढ़ चुकी थी। मतलब क्या था, ब्लड जो है पूरी जितनी स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में क्या करनी चाहिए, जो फ्लो होनी चाहिए उतनी स्पीड में नहीं फ्लो कर रही थी, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ चुका था, है ना, रेसिस्टेंस बढ़ चुका था। तो इसको ठीक करने के लिए है ना, जैन जी साहब ने, जो स्वीडिश के क्या होते, एक फिजिशियन थे, 1914 में इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस थेरेपी को फिर से यूज किया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी हम चीजें जानते हैं। बट 1963 में है ना, बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे बीमारी से रिलेटेड क्या हो सर, पेशेंट को ठीक किया गया। मैं आपको बता दूं कि 1970 में दोस्तों लगभग इंग्लैंड में 1000 पेशेंट्स को ठीक किया गया। फ्रांस में लगभग क्या हो सर
6200 और आगे जाकर के सर 80s में 1980s में लगभग यूएसए में इस थेरेपी के द्वारा 50,000 पेशेंट को ठीक किया गया। देखो इस थेरेपी में आज जो इस थेरेपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस थेरेपी में डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। एक तो फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, एक क्या होता है सर, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब मैं आगे समझूंगा कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये आगे आप समझेंगे बहुत अच्छे से। और इस तरीके से है ना, फिल्ट्रेशन को और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ऑन प्लाज्मा को यूज़ करते हुए बहुत सारे पेशेंट्स को इस प्रकार की बीमारियों से बचाया जा चुका है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको और भी हम डिटेल में समझते हैं। अब देखो ये क्या होता है, इस थेरेपी में क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों ये पेशेंट है और ये पेशेंट का क्या हो सर, ये हैंड है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां से पेशेंट से ब्लड निकाला गया, यहां से ब्लड निकाला जा रहा है। अब इस ब्लड को क्या हो सर, इस कंटेनर में ले जाया गया। ठीक है, अब ये कंटेनर क्या कर रहा है, ये कंटेनर क्या कर रहा है कि जैसे ये ब्लड यहां पे इंजेक्ट हुआ, यहां से ब्लड क्या हो सर निकला, और यहां पे जाकर जैसे ये ब्लड इंजेक्ट हुआ, यहां से सिर्फ क्या निकलेगा, प्लाज्मा निकलेगा। जो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा यहां से निकल जाएगा, है ना। इसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, इसको फिल्ट्रेट कर लिया जाएगा। तो यही जो वर्ड था, फिल्ट्रेट और ऑब्जर्व, है ना। तो दोस्तों एब्जॉर्ब, ठीक है ना, तो ये क्या किया जाएगा दोस्तों, यहां पे फिल्टर कर दिया जाएगा, और बचा हुआ जो ब्लड होगा इसको फिर से यहां पे क्या हो सर, इंजेक्ट कर दिया जाएगा उसी व्यक्ति में, उस डोनर में। जैसे ये क्या है दोस्तों, ये डोनर है। अब मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पेशेंट है। तो डोनर ने क्या हुआ, इस ब्लड को दिया। अब ब्लड जैसे ही इस बॉटल में क्या हो सर, इस कंटेनर में इंजेक्ट हुआ, यहां से सिर्फ प्लाज्मा निकला। ठीक है, और ये जो बचा हुआ ब्लड था वो फिर क्या हुआ सर, इस डोनर में चला आया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, आपको मैं थोड़ी सी इस चीज में और भी आपको हेल्प करता हूं, बताता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का जब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जब अध्ययन करते हैं, इसकी थेरेपी के अध्ययन करते हैं, तो कोविड-19 के सर 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं वायरस स्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं वायरस स्टेज। वायरस स्टेज में क्या होता है कि जब कोविड-19 की हम जब बात कर रहे हैं, इसमें सर क्या होता है, जिसमें जो भी क्या होता है पेशेंट होता है, उसमें सिर्फ वायरस क्या होता है, इंटर कर जाता है। तो जो किसी भी व्यक्ति में जब वायरस इंटर करता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं वायरस स्टेज। सेकेंड स्टेज को बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी स्टेज, है ना, पल्मोनरी स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं जिसमें वायरस इंजेक्ट हो चुका है ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगा और उसके लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेंगे। उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगा और उसके लंग्स में क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम होने लगेगा। तीसरा जो प्रोसेस होता है, तीसरा जो स्टेज होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइन फेज। साइटोकाइन फेज बोलते हैं दोस्तों। अब साइटोकाइन फेज को हम लोग एक और बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स जो होते हैं, पेशेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फेल होने लगते हैं। पेशेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फेल होने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम प्लाज्मा थेरेपी करेंगे, हम जब प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे, तो प्लाज्मा एक्सचेंज होगा दोस्तों, वो साइटोकाइन स्टेज में नहीं होगा। ये साइटोकाइन के और स्टॉर्म के कंडीशन में नहीं होगा। जब भी प्लाज्मा थेरेपी पॉसिबल होता है तो हम पल्मोनरी फेज में ही कर सकते हैं, जब कोई पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है या उसे क्या हो सर, उसका लंग्स जो कर रहा है वो क्या हो सर, लंग्स इंजरी हो रहा है, तब वैसे कंडीशन में हम प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं साइटोकाइन स्टेज की बात करते हैं, तो साइटोकाइन स्टेज में क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होते हैं पेशेंट के फेल होने लगते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना। अब एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि अब मैं आगे भी बताऊंगा आप सभी को कि एक्चुअली दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी में अभी जो कोविड-19 को रिलेटेड वो जो क्या चीज़ हो रही है ये मैं आपको बता दूं। जब भी कोई, जैसे जब हम दोस्तों किसी प्लाज्मा थेरेपी को हम क्या कर रहे हो, जो सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तब उसमें हम करेंगे क्या कि ऐसा नहीं किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से हम क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। हम ब्लड उसी व्यक्ति से लेंगे जिस व्यक्ति ने उस बीमारी से कुछ दिन पहले ही फाइट करके और वो अपने आप को ठीक किया है। ठीक है,
तो इस बीमारी से उसी व्यक्ति का हम ब्लड लेंगे, क्योंकि क्या होगा मैं आपको बताऊंगा कि वो जो डोनर होता है, जो ब्लड का जो डोनर होता है दोस्तों, उसके अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो सर, ए नाम का एक पेशेंट है जिसने क्या हो सर, जिसको कोविड 19 कुछ दिन पहले हुआ था, मान लो 10 दिन पहले इस व्यक्ति को कोविड 19 से ये क्या था, पीड़ित था। लेकिन अब जाकर सर ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो अब ये ठीक क्यों हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर, इस ए नाम के व्यक्ति के अंदर क्या हो सर, एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुके हैं। और यह एंटीबॉडीज हुआ है जो इस वायरस को क्या हो सर, इस वायरस से लड़ चुका है और इस वायरस को क्या कर चुका है, हरा चुका है। ठीक है। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति होगा, इसके अंदर बहुत ऐसा एंटीबॉडीज होगा जो क्या हो सर, इस वायरस से, कोई भी वायरस से जो क्या हो सकता है, जिसमें हम प्लाज्मा थेरेपी का यूज करते हैं, उसके वायरस से वो लड़े, मतलब लड़ने की कैपेसिटी उसके पास बहुत होती है। अब इसी ए नाम का जो क्या हो सर, ए नाम का जो पेशेंट होगा, इससे ब्लड लिया जाएगा और इसका जो क्या होगा दोस्तों, यहां पे इसके प्लाज्मा को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, है ना। और ये जो पेशेंट, जो सीरियस पेशेंट होंगे, ठीक है, जो सीरियस पेशेंट होंगे, उसमें इनके प्लाज्मा को, ये जो ए नाम का व्यक्ति था उसके प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा। और जब ये प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा तो इस पेशेंट के अंदर भी क्या हुआ, इस पेशेंट के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, एंटीबॉडीज क्रिएट होना शुरू कर देगा। और यह एंटीबॉडीज जो होंगे, दोस्तों, ये क्या करेगा, हेल्पफुल होगा क्या करने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए। और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो बी नाम का जो व्यक्ति था, जो अलग से, जो सीरियस पेशेंट था, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। ठीक है। अब ये अभी आपको मैं और भी चीजें मैं सिखाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। तो यहीं पे यही चीज लिखवा दोस्तों। अब लेकिन ये चीज देखते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों यूज किया गया है एल्ब्यूमिन। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो ये जो वर्ड होता है दोस्तों, ये एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एल्ब्यूमिन जो होता है दोस्तों, ये हमारा ब्लड में पाया जाता है, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब ये हैं क्या दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसे, ये जो एल्ब्यूमिन जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारे लीवर में क्या होता है दोस्तों, ये बनता है। ठीक है। ये हमारे लीवर में क्या होता है दोस्तों, ये बनता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अगर सर किसी भी कंडीशन में, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एल्ब्यूमिन का लेवल होगा, अगर कम जाता है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि उसका लीवर जो है वो खराब होने वाला है और उसकी किडनी जो है वो फेल होने वाली है। ठीक है। यहां तक आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखो, खासकर जब हम लीवर डिजीज के बारे में बात करते हैं तो क्या हो सकता है, लीवर डिजीज में दोस्तों, व्यक्ति जो पेशेंट होते हैं उसको जॉन्डिस हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है ना, खाने की इच्छा जो होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, डार्क कलर की यूरिन हो जाती है, यूरिन जो होती है वो डार्क कलर का हो जाता है दोस्तों। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, ये दोस्तों यहां पे हम आपको बता दूं कि ये एल्ब्यूमिन का जो ये प्रॉपर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, तो इसका जो प्रॉपर फंक्शन है दोस्तों, है ना, ये बतलाता है लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना, कि आपका लीवर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका जो टेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन का टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर लीवर अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल में एल्ब्यूमिन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, वो जो लीवर जो है अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर वो एल्ब्यूमिन की सिक्रीशन अगर अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है लीवर जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लेंगे। और एक बात और, एल्ब्यूमिन में क्या होता है दोस्तों, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एल्ब्यूमिन में हमेशा याद रखना एक चीज कि एल्ब्यूमिन में हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस थेरेपी का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं यहां पे कि ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ
ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन्स का, तब भी हम यूज कर सकते हैं इस थेरेपी का, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने में सर ब्लड की क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ब्लड क्या एक्सचेंज वहां पे हम करते हैं दोस्तों। एक बात आपको मैं और भी एग्जांपल यहां पे बताना चाहता हूं, देखो इसका एक्सचेंज, जैसे हम दोस्तों जब हम डेंगू डिजीज का आपने नाम सुना होगा, डेंगू का, ठीक है, तो डेंगू जब हम डिजीज की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लेटलेट्स में भी सेम प्रोसेस होता है ना, ऐसा नहीं कि जैसे जो मान लो ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, ए जो व्यक्ति है दोस्तों, इस व्यक्ति के अंदर से ब्लड को निकाल दिया जाता है, और ब्लड को निकालने के साथ इसके ब्लड को पूरी तरह से इसमें बी व्यक्ति में इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ए व्यक्ति के जो ए पर्सन होगा, इस ए पर्सन का सिर्फ प्लेटलेट्स को निकाला जाएगा और इसके प्लेटलेट्स को इंजेक्ट किया जाएगा बी में, और बचे हुआ जो भी ब्लड होगा उसको फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है ए व्यक्ति के अंदर, ठीक है, तो सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है। अच्छा, आपने एक डायलिसिस का नाम सुना होगा, जब किडनी फेल करता है, तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है, ब्लड को क्या करता है, इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में, ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस में भी, तो वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। वही ट्रांसप्लेटेड ऑर्गन्स यहां पे बोला जा रहा है दोस्तों, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, वही डायलिसिस होता है ना। इंटॉक्सिकेशन, जब क्या होता है, कोई बॉडी का ऑर्गन्स होता है वो पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको इंटॉक्सिक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपको यहां पे समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पर ए नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, इस लाइन को आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर ए नाम का पर्सन है दोस्तों, जिसमें क्या हुआ, इसको एक वायरस, जैसे मान लीजिए सर कोविड-19 इसे हुआ है, ठीक है, कोविड-19 इसे हुआ है। अब जैसे आपको समझना है कि ये हमारा ब्लड है जो क्या हो सर, फ्लो कर रहा है। अब जब हम प्लाज्मा थेरेपी करेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होगा, इसके ब्लड को यहां से निकाला जाएगा और इसके अंदर क्या हो सर, फिर से जैसे यहां से हम क्या हो सर, इसके ब्लड से हम ब्लड को निकालेंगे और इसके ब्लड में से क्या करेंगे, हम प्लाज्मा को ऑब्टेन करेंगे और प्लाज्मा को इसके बॉडी से निकालकर, इस ए नाम का व्यक्ति में से प्लाज्मा को निकालकर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बी पर्सन है, ठीक है, ये जो बी पर्सन है, जो डोनर है, यहां पे सर टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करना, ये जो डोनर है दोस्तों, इसके प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा, जो क्या हुआ दोस्तों, यहां से ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व नहीं किया गया, यहां पे दोस्तों जो कंटेन किया गया है, यहां से मान लीजिए यहां से ये जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है, इसके ब्लड से निकाला जा रहा है प्लाज्मा को, और यहां से बी नाम का जो पर्सन है, जो पहले ही ठीक हो चुका है, इसके प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जा रहा है इस व्यक्ति में, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आप समझिएगा, जिस रेट से प्लाज्मा यहां निकलेगा उसी रेट से इस प्लाज्मा को यहां पे इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिस रेट से प्लाज्मा को यहां से निकाला जाएगा उसी रेट से प्लाज्मा को यहां पे इंजेक्ट किया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बैलेंस, इसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर बैलेंस। देखिए होता क्या है दोस्तों, कि जब कोई भी पेशेंट होता है, जब उसके प्लाज्मा को फिल्टर्ड किया जाता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या भी कमी हो जाती है जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब ये प्लाज्मा होता क्या है दोस्तों, ये बात आप समझने की कोशिश करना। जब कोई क्या होता है दोस्तों, ये वेन है, ये इसमें क्या हो सर, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके अंदर आपको पता है क्या है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है, और इसके अंदर एल्ब्यूमिन है तो प्रोटीन भी होगा। तो अगर मान लीजिए प्रोटीन आप इसके अंदर से निकाल रहे हैं, इसके प्लाज्मा को आप निकाल रहे हैं, तो जिस रेट से आप प्लाज्मा को निकालेंगे उसी रेट से प्लाज्मा को इंजेक्ट करेंगे ना, ताकि क्या हो सर, व्यक्ति का जो भी इंजेक्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति में इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका जो पेशेंट का जो फ्लूइड हो, है ना, फ्लूइड हो, ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड हो, इसमें फ्लूइड तो प्रेजेंट होगा, तो इसके फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए और इसके ऑनकोटिक प्रेशर को भी बैलेंस करने के लिए, ऑनकोटिक प्रेशर क्या है दोस्तों, कि जितने मात्रा में आप इसके ब्लड सेल से आप निकाल रहे हैं प्लाज्मा को, उतना ही मात्रा में आपको उस ब्लड सेल में क्या करना पड़ेगा, आपको प्लाज्मा को इंजेक्ट करना पड़ेगा, सेम रेट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑन कोटिंग प्रेशर बैलेंस, ठीक है, तो ये टर्म बहुत मतलब चर्चित टर्म है, इसे आप समझ लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि
बहुत सारे ऐसे बीमारी जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा सही कर सकते हैं। ऑर्गन्स फेल्यूर, इम्यून डिसऑर्डर, है ना। फिर दोस्तों इम्यून डिसऑर्डर्स, ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमने टर्म सिखा दिया था दोस्तों, और इस तरह की बीमारी को। लेकिन हम जब कोविड 19 की बात करते हैं तो कोविड 19 में दोस्तों हम इस तरह के प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस की बात नहीं करते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों, हमने फिर से पहले ही मैं बता रहा हूं, हमारा क्या होता है दोस्तों, लंग्स में प्रॉब्लम होता है। तो लंग्स में जब प्रॉब्लम होता है तो हम क्या, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हमारा क्या होगा, जब कोविड 19 सेकेंड स्टेज में होगा, प्रिलिमिनरी फेज में होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं। अन्यथा हम प्लाज्मा थेरेपी कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड स्टेज में, सॉरी, है ना, साइटोसाइन क्या हो सर, साइटोकाइन स्टेज में हम कभी भी प्लाज्मा थेरेपी को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों इम्यून डिसऑर्डर में जो होता है, तो हम प्लाज्मा एक्सचेंज को करते हैं, और जब हम प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं तो एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए, क्या करने के लिए, एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। कैसे हो यूजफुल है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी डिजीज की वैक्सीन नहीं होती है, जब कोई वायरस की वैक्सीन नहीं होती है, तो क्या कहते हैं, बोरो किया जाता है एंटीबॉडीज को, और उसको रिसीव किया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को उसके लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। इसको बहुत पहले ही भी यूज किया गया दोस्तों, है ना। 1980s में दोस्तों फ्लू पेंडेमिक, मेजल्स, इबोला नाम की बीमारी को भी ठीक करने के लिए, जब इसके वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे, तब इन्होंने इसका यूज किया गया था। लेकिन 1934 में दोस्तों एक यूनिक मेथड का यूज किया गया था, जिसमें एक मेजल्स, एक क्या होता, एक व्यक्ति को मेजल्स हुआ था, है ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक व्यक्ति, जैसे क्या हो सर, यहाँ से एक्चुअली हुआ क्या था, एक पर्सन, एक स्टूडेंट से क्या किया गया था, उसके ब्लड के सीरम को लिया गया था, उसके प्लाज्मा को लिया गया था, और 62 बॉयज में क्या हो सर, उसके प्लाज्मा को दिया गया था, उसके प्लाज्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ताकि जो 62 बॉयज जो थे, उनके क्या हो सर, डिजीज को क्योर करने के लिए, उनके डिजीज को सही करने के लिए, ठीक है। यह जो पूरी प्रोसेस किया गया था, डॉक्टर जे रॉजवेल के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप एज अ केस आप यूज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ न्यूज में, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, आईसीएमआर ने दोस्तों ये बताया है, उन्होंने बताया कि 100 इंस्टीट्यूशन को उन्होंने क्या होगा, है ना, उन्होंने पूरी तरह से सेफ और इफिशिएंट तरीके से इस प्रोसेस को यूज करने के, प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने का सर अलाउंस दे चुका है ना। और प्लाज्मा थेरेपी को केरला, गुजरात और पंजाब में दोस्तों ऑलरेडी यहां पे स्टार्ट कर दिया जा चुका है, कोविड 19 के पेशेंट को ठीक करने के लिए। रिसेंटली हाल में सर दिल्ली में भी क्या हो सर, इस ट्रायल को हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दे दिया जा चुका है, और इस पे सर हमारी दिल्ली की सरकार बहुत ही बेखूबी काम कर रही है, जिसमें सर अभी 4 पेशेंट को लगभग ठीक कर दिया गया है ना। ये 4 पेशेंट को लगभग पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है, ये भी आप शायद देखे होंगे। अब आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, इंडियन, है ना, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सर हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है दोस्तों। और ये क्या करती है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन करती है बायोलॉजिकल रिसर्च का, है ना। ये सबसे क्या हो दोस्तों, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी में से एक है दुनिया में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ऐसा नहीं आप सोचिए कि एचआरडी के अंदर आता है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एचआरडी के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना, किसकी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जो प्रायोरिटी होती है, वो सर कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को दोनों को क्वेयर करने के लिए, और उसके मैनेज करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और उसे क्या हो सर फॉर्मुलेट करने के लिए, और इसको क्योर करने के लिए भी क्या हो सर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है ना। इस प्रोसेस के द्वारा, इस, है ना, काउंसिल के द्वारा दोस्तों ड्रग्स पे भी रिसर्च किया जा सकता है ना। और आपको बता दूं कि रिड्यूस किया जा सकता है बर्डन ऑफ डिजीज को, और प्रमोट किया जाता है हेल्थ बीइंग और पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये क्या हो सर हमारा आज का सेशन था दोस्तों।
एक लास्ट में मैं आप सभी को क्या हो सर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए आप मोर स्टूडेंट्स को कम से कम सर आप जोड़िए, लाइक शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। और लाइक शेयर करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सर आपकी 1 मई से मैं लगातार प्रोवाइड करूंगा, 1 मई से सर आपको क्वेश्चन की सीरीज भी आने वाली स्टार्ट है, ठीक है। तो आपकी 1 मई से मैं क्या कहूँ सर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, और जो क्या हो सर आपके बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो भी यूजफुल होगा, है ना। यू सारे एग्जाम्स के लिए, या फिर आप क्या सर स्टेट पीएसएस दे रहे हो, या फिर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो सारे एग्जाम्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।